नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि मैडम मेनका जी का एक नोटिस आया जो कि इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं। और उस नोटिस के आने के बाद सब लोग शांत हो गए। उनको लगा कि किसी का कोई कसूर नहीं है। तो हम इस घटना की जड़ों तक जाते हुए दीक्षा जी से बात करते हैं और आइए इसका पता लगाते हैं कि क्या का सच है और कहाँ बातें छुपाई जा रही है और कौन कौन सी बातें छुपाई गई है, क्या बदली गई है, क्या ऐसा हकीकत में हुआ था और हुआ तो क्यों हुआ था। आइए जी, ये 5 जुलाई की बात है। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास सत्यम और प्रदीप एक डॉग के साथ बदतमीजी कर रहे थे। मेरे रोकने पर उन्होंने बोला कि हम इसे मारेंगे। मैंने पूछा कि भाई क्यों मारोगे, तुम एक एनिमल हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और ये अच्छी बात नहीं है कि तुम जानवरों की सेवा के नाम पर उन्हें मारो या पीटो। इसके बाद सत्यम ने उस कुत्ते की पूंछ घुमाई और उसको पीटने लगा। मैंने एक हल्का सा क्लिप रिकॉर्ड करा उसका, जिसमें वो दीवार पे उसे। तो दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि आपने करीब करीब 2 से 3 महीने वहाँ पे काम किया और अक्सर वहाँ पे अगर ऐसी घटना या तो आपने ये पहली देखी है या अक्सर वहाँ पे होती रहती होगी, और अगर होती थी तो आपने पहले लोगों को खबर क्यों नहीं करी और क्यों आपने मैनेजमेंट को खबर क्यों नहीं करी, क्यों एकदम से फेसबुक पे या यूट्यूब पे वीडियो बना के वायरल किया। आप उससे पहले मैनेजमेंट को भी इत्तला करके उनको सबक सिखा सकती थी जो ऐसे ऐसे क्रूरल्टी करते, दुर्व्यवहार करते हैं जानवर के साथ। लगभग मुझे 2 से 3 महीने हुए थे संजय गांधी में जॉब करते हुए। मैं जिस दिन से आई थी उसी दिन से मैं क्रुएल्टी देख रही हूँ। इसके बाद सत्यम और प्रदीप वहाँ का बहुत ही पुराना स्टाफ है, लगभग 4 साल। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैडम की नॉलेज में है और यहाँ पर कुत्तों को पीटना ये आम बात है। मेरे को ये सुन के बहुत शौक लगा कि यार जीव सेवा के नाम पर और हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे काम भी होते हैं। तो वहाँ का लगभग सारे पुराने स्टाफ ने मुझे यही बताया था कि यहाँ पर कुत्ते को पीटना आम बात है और अगर वो प्यार से ट्रीटमेंट ना कराए तो उसे मार पीट के ट्रीटमेंट किया जाता है और पीटीएस भी वहाँ पर नॉर्मल सी बात थी। ये सुनकर मेरे को बहुत हैरानी हुई। लेकिन 5 जुलाई को जो इंसिडेंट हुआ, रोजाना तो वो कुत्तों को मारते पीटते थे, लेकिन जो उन्होंने 5 तारीख को किया, उस बच्चे के साथ रेप करने की कोशिश करी, ये बात बिल्कुल भी मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए मैं वहाँ से उस बच्चे को लेकर चली गई। आपने जैसे मुझसे पूछा कि मैंने मैनेजमेंट को क्यों नहीं बताया, ये वीडियो मैंने डायरेक्टली शूट करा था व्हाट्सएप से, डायरेक्ट एनिमल वेलफेयर ग्रुप में डाला था क्योंकि प्रदीप मेरा फ़ोन छीन रहा था, जिससे मेरा फ़ोन हल्का टूटा भी। मैंने डायरेक्टली एनिमल वेलफेयर ग्रुप में डालना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि अगर वो लोग मेरे को वहाँ पर बंद कर लेते, सिचुएशन ऐसी थी वो वहाँ पर मेरे को बंद करने वाले थे, मेरे साथ भी बदतमीजी करी उन लोगों ने। तो अगर बाई चांस मैं वहाँ पर बंद हो जाती या मेरा फ़ोन टूट जाता तो मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं रहता उस बच्चे को बचाने के लिए और वहाँ पर फंसे हुए बाकी बच्चों के लिए लड़ने के लिए। इसलिए मैंने डायरेक्टली वो सोशल मीडिया पे डाल दिया और वायरल होने लगा। जब तक मैनेजमेंट को खबर हुई, मैनेजमेंट ने उल्टा मेरे पर चिल्लाया कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग 2 कौड़ी के लोग हो और तुम कुछ नहीं कर सकते हमारा। तो इससे मुझे यही बात समझ में आई कि 40 साल से अगर कोई मैनेजमेंट या हॉस्पिटल चला रहा है तो उसे बहुत अच्छे से जानकारी है मेरा स्टाफ कैसा है और वहाँ पर क्या क्या काम हो रहे हैं। मैंने एक हल्का सा क्लिप रिकॉर्ड करा उसका, जिसमें वो दीवार पे उसे पटकता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके बाद जब मैंने उन्हें बोला कि यार तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी, मैं ऊपर अथॉरिटी को शिकायत दर्ज करूंगी इनके खिलाफ कि तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर। इसके बाद उन्होंने उस कुत्ते को के लिए बोला कि हम इसका रेप करेंगे, साथ में अगर तू बीच में आए तो तुझे भी पकड़ेंगे और इस हॉस्पिटल से तो हम तुझे निकलवा कर रहेंगे और इस कुत्ते को तो इस समय कोई भी नहीं बचा सकता। इसके बाद जब सत्यम उसे पीट रहा था बहुत बुरी तरीके से, उसके मैंने देखा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से सत्यम और प्रदीप से लड़कर उस बच्चे को वहाँ से बाहर निकाला और फिर मैं दूसरे सेक्शन में उस डॉग को लेकर चली गई। जब मुझे वहाँ पर सेफ फील नहीं हुआ कि कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, वहाँ पर सारे एनिमल हेटर्स, पूरा हॉस्पिटल एक तरफ है और मैं एक साइड अकेली हूँ, तब मुझे लगा कि मामा मैं और वो डॉग वहाँ पर सेफ नहीं है। तो इसके लिए मैं पीछे के रास्ते से उस डॉग को लेकर वहाँ से चली गई। लेकिन जब मैं बेड के पास लेकर जा रही थी तो जैसा मैंने आपको बताया कि बीच रास्ते में उस बच्चे की डेथ हो गई। आपने जो स्टेटमेंट दी थी जिसके अकॉर्डिंग आपने बोला कि ये जो स्टाफ है आपका ये बहुत नया है जिन्होंने ये क्रूरता करी, लेकिन हमने दीक्षा जी से ये पूछा तो उसके बाद हमें पता चला कि ये स्टाफ आपके यहाँ पे पिछले कई सालों से काम कर रहा था। आपने ये जो स्टेटमेंट दी, क्या ये उन क्रिमिनल्स को बचाने के लिए स्टेटमेंट दी, क्या हॉस्पिटल की रेपुटेशन बचाने के लिए स्टेटमेंट दी, क्या पब्लिक को गुमराह करने के लिए या इन मासूम बच्चों को फंसाने के लिए ये स्टेटमेंट दी?
आपसे हमको ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप तो जानवरों के हित के लिए हमेशा आगे खड़ी रहती हो, हमारी भी आदर्श रही हो। पहली बात तो सत्यम और प्रदीप नया स्टाफ नहीं था, वो 4 साल पुराना स्टाफ था। और अगर आप 4 साल पुराने स्टाफ को नया कहते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी समझदारी है कि आप उसे नया कह रहे हैं। रीबिल्ड करने से क्या होगा? रीबिल्ड करने से क्रुएल्टी वहाँ पर खत्म नहीं होगी, स्टाफ तो वही रहेगा। अगर आप स्टाफ चेंज भी करा देते हैं तो क्या आप ये ज़रूरी नहीं समझते कि अपने स्टाफ का बैकग्राउंड चेक किया जाए? आप इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 40 साल से आप चला रहे हैं, वो पिछले 4 सालों में कितना मार चुका होगा, कितने बच्चे उसने खत्म करे होंगे इसी बेरहमी से, और वहाँ पर कितनी लड़कियाँ ऐसी होंगी जो चुप्पी साध कर बैठी होंगी सिर्फ आपकी वजह से। ये तीसरा सवाल है हमारा दीक्षा जी से। जैसे कि ये इतनी बड़ी संस्था के साथ जुड़ी हुई थी जो कि मेनका मैडम रन करती हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि वहाँ पे जो जानवर है, या तो उनको खाने में कुछ दिया जाता था या नहीं दिया जाता था, या वो भूखे रहते थे? अगर भूखे भी नहीं रहते तो उनको अक्सर खाने में क्या सर्व किया जाता था, ताकि हमें पता चले कि दवाई के साथ साथ, इलाज के साथ साथ उनके खाने पीने रहने के तरीके में भी अगर कुछ कमी थी तो वो आप हमें बताइए प्लीज़। देखिए, वहाँ पर कमियां तो बहुत सारी हैं। अगर देखा जाए, आप ICU 2 की बात कर लेते हैं जहाँ पर मेरी ड्यूटी होती थी। ICU 2 में एक वार्ड तो ऐसा था जहाँ पर हम बच्चों का ट्रीटमेंट करते थे और जहाँ पर बच्चे अंदर रहते थे, लेकिन उसके बैक साइड में जब आप देखेंगे वो एक पूरा खुला एरिया है जहाँ पर बीमार बच्चे धूप में पड़े रहते थे। ये बात मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगती थी। बच्चे एक तो बीमार हैं, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी, डायरेक्टली वो सनलाइट के नीचे पड़े रहते थे। ये रीज़न हमने बहुत बारी मैडम के सामने लाए हैं कि हीट स्ट्रोक से बहुत सारे बच्चों की रोज़ाना डेथ होती है। लगभग एक दिन में 10 बच्चे मरते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नंबर ऑफ डॉग्स थे जो रोज मर रहे थे। इस बात पर मैनेजमेंट में कोई भी ध्यान नहीं दिया और कोई भी शेड उन बच्चों के लिए नहीं लगाया गया था वहाँ पर, जो कि हीट स्ट्रोक से रोजाना बच्चे मर रहे थे। और उनके खाने में क्या, मतलब क्या जी, चीज़ें? खाना उधर 2 टाइम होता था, सुबह दूध, ब्रेड, अंडे और पनीर मिलते थे। सुबह का खाना बहुत ही हेल्दी होता था, ये बात मैं खुद आपको बता रही हूँ। लेकिन जो सेकेंड टाइम का मील होता था, यानी कि शाम का, वो लगभग 3 साढ़े 3 बजे स्टार्ट करते थे फीडिंग। उसमें क्या होता था, नॉन वेज प्लस राइस प्लस ब्रेड। लेकिन वो जो नॉन वेज था, वो मेन क्वेश्चन है कि वो आता कहाँ से था। वो नॉन वेज जो था, शेल्टर के ही जो वहाँ पर लार्ज एनिमल्स पाले हुए हैं, बकरी वगैरह हो गए, भेड़ हो गए, ये बच्चे जब बीमार होके किसी ना किसी बीमारी के कारण से मर जाते थे, तो इन्हीं को ही 4-5 दिन बाद जब भी डेड बॉडी हाथ लगे उसको कटवा कर डॉग्स को फीड किया जाता था। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से ये बात बहुत गलत है कि हम एक तो जो जानवर पाल रहे हैं हम उसी को काट के दूसरे जानवर का पेट भर रहे हैं। एक तो ये पॉइंट है जो मैं कहना चाहती हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि वो जानवर जो है बीमार होता था, जैसे कोई बकरी है, कोई भेड़ है, वो बीमार है, हमें उसकी बीमारी का कारण नहीं पता, लेकिन मैडम तो अच्छे से, मैडम को तो पता है, मैडम के शेल्टर में है, उसकी डेथ का रीजन